जहाँ हमारे साथ मौजूद है राजकुमार चौधरी जी। तो कैसे आपके मन में विचार आया इस चीज़ का कि आपको इस चुनाव के लिए खड़ा होना चाहिए? देखिए, मेरा मूल उद्देश्य है समाज सेवा जी। और समाज सेवा का राजनीति एक माध्यम है। जैसे कि आपने थोड़े समय पहले कार्यालय का भी उद्घाटन कराया है, जी। तो अभी क्षेत्र की मतलब कुछ ऐसी समस्याएं जो लोग आपके पास लेके आ रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग आते हैं वो सब लोगों का समस्याएं सुनी जाती हैं और निरंतर उन समस्याओं पर काम भी किया जा रहा है और उनका समाधान हो भी रहा है। तो जैसे कि चुनाव आ रहा है तो हर क्षेत्र से ऐसे होता है कि लोग निकल के आते हैं चुनाव के लिए, तो आपके क्षेत्र में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको आप अपना भी कॉम्पिटिटर मान रहे हैं? देखिए, मैं अपने क्षेत्र से किसी को कॉम्पिटिटर इसलिए नहीं मानता कि मैंने जो विकास कार्य किए हैं और जो मैं जनता के बीच जाकर के जो जनता की समस्याओं को सुन रहा हूँ, जो जनता की समस्याओं का समाधान करा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि जनता किसी और पर भरोसा करेगी। उसके लिए जनता का मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है, जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो मेरी प्राथमिकता क्या, मेरा उद्देश्य और मेरा कर्म बनता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रह के भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ाएगी तभी मैं चुनाव लड़ूंगा। नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा चौधरी, आप देख रहे हैं HPN न्यूज। तो आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ क्षेत्र के गांव विरौला में, जहां हमारे साथ मौजूद है राजकुमार चौधरी जी, जो पूर्व में विरौला गांव के प्रधान भी रह चुके हैं और अभी फिलहाल में वार्ड नंबर 23 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे साथ जुड़े। तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें। परिचय देखिए, आपने बता ही दिया है कि बिरौला गांव है मेरा जी। पूर्व प्रधान रहा हूं मैं गांव से। वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य की तैयारी कर रहा हूं और बाकी आपने सारा परिचय बता दिया है। जी। बाकी आप जिस काम के लिए मुझे यहाँ बिठाया आपने, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका कि आपने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को इस स्टेज पर बिठाने का काम किया। जी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि चुनाव बहुत नज़दीक है, आप भी जगह जगह जाके भ्रमण कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको सबसे ज़्यादा उभर के आ रही है और सबसे पहले जब भी आप जिला पंचायत सदस्य बनते हैं तो उस पर उसका समाधान निकालेंगे? देखिए, जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता तो यही रहेगी कि देखिए, जो मेरे युवा साथी हैं जी, उनके लिए मैं खेल के माध्यम से हो या शिक्षा के माध्यम से हो उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम करूंगा, जिससे कि मेरे युवा साथियों को रोजगार मिल सके, शिक्षा, बढ़िया शिक्षा मिल सके। खेल कूद के लिए एक मैं छोटा सा ग्राउंड भी तैयार कर रहा हूँ। तो ये सारी सुविधाएं मैं करने के लिए उनके लिए कोशिश में लगा हुआ हूँ, क्योंकि गांव के बच्चों के साथ बहुत बार ऐसा हो जाता है कि उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। जी बिल्कुल। जिसकी वजह से उन्हें शहर भागना पड़ता है। यही सोच के मैंने उन्हें कि जैसे देखिए, शहर के बच्चे होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उनके माँ बाप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं तो वो अपने बच्चों को ये सुविधाएं प्रोवाइड करवा सकते हैं। लेकिन जो गांव देहात के मेरे भाई बहन हैं उन्हें ये सारी सुविधाएं गार्जियन से इतना मजबूत नहीं होते तो उसकी वजह से नहीं मिल पाती हैं। तो उन्हें ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके उसके लिए मैंने एक छोटा सा क्रिकेट ग्राउंड का अभी उद्घाटन नहीं कह सकते, अभी रनिंग में उसमें काम चल रहा है, समय लगेगा थोड़ा सा, बाकी चुनाव से पहले वो सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। जो भी क्षेत्र के युवा हैं उनके लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा। जी। जैसे कि चुनाव आ रहा है तो मैं जानना चाहूंगी कि आप कौन सी पार्टी से टिकट की उम्मीद में हैं अभी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ खैर देहात से। जी। तो मेरी प्राथमिकता क्या, मेरा उद्देश्य और मेरा कर्म बनता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रह के भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ाएगी तभी मैं चुनाव लड़ूंगा। बाकी अगर भारतीय जनता पार्टी को मुझसे अच्छा कार्यकर्ता कोई या मुझसे मजबूत प्रत्याशी लगता है तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं उनका निर्णय मेरे लिए सर्वोपरि होगा। तो ऐसे कौन से विकास कार्य आपको दिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर ही आपके हो सकते हैं? मतलब आखिर ऐसा कौन सा रीजन है जो आप भारतीय जनता पार्टी को ही प्राथमिकता देना चाह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जी। और मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विकास कार्य हैं वो जनता तक पहुंचते हैं, हर संभव पहुंचते हैं। अन्य पार्टियों में ऐसा नहीं होता। अन्य पार्टियों में बहुत सारे योजनाएं चलती हैं और ऊपर कागजों में चल के खत्म हो जाती हैं। जी। हमारी पार्टी का ये बहुत ही अच्छा काम है जो छोटे बूथ अध्यक्ष से लेके और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हर कार्यकर्ता अपने जिम्मेदारी को समझता है जी। और उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके बूथ अध्यक्ष तक की जितनी भी बीच की कड़ी है वो हर कार्यकर्ता एकदम ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य को पूर्ण करता है। वही हमारी पार्टी की विशेषता है कि हमारी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जी।
तो जैसे कि हम बात करें कि आप पूर्व में भी प्रधान रह चुके हैं, तो ऐसे कार्य जो जनता आज भी आपको उसका आभार व्यक्त करती है कि अरे जब वो प्रधान थे तो ऐसे कार्य किए गए जो किसी की प्रधानी में ना हुए हों? देखिए गांव में आप गांव में 2-4-10 व्यक्तियों से पूछ सकते हैं जाके, जितने भी सीमेंटेड आरसीसी हुई हैं या लाइटें लगी हैं या नलकूप वगैरह लगे हैं, और कम से कम मैंने 10 आवास गांव में बनवा के दिए थे जो बिल्कुल पात्र थे जी, जो आवास के पात्र थे, उनको पूर्ण रूप से पूरा सहयोग करके ब्लॉक स्तर से आगे जिले पे भी जाके मैंने उन्हें 10 से 12 लोगों को आवास दिलाए जी। तो जैसे कि आप प्रधान रहे और अब आप सोच रहे हैं कि आपको जिला पंचायत सदस्य पद के मतलब प्रत्याशी भी हैं, तो कैसे आपके मन में विचार आया इस चीज़ का कि आपको इस चुनाव के लिए खड़ा होना चाहिए? देखिए मेरा मूल उद्देश्य है समाज सेवा जी, और समाज सेवा का राजनीति एक माध्यम है। बिल्कुल। देखिए समाज सेवा अगर आदमी कोई करना चाहता है तो उसे राजनीति से जुड़ा होना जरूरी है, क्योंकि कोई, मैं जानता हूं, कोई कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, समाज सेवा जब ही कर सकता है जब कहीं ना कहीं से उसे थोड़ा सा माध्यम समाज सेवा करने का मिलेगा जी। तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो समाज सेवा कर ही रही है। तो मैंने चुना कि भाई, मैं प्रधान रहा था, उसके बाद मैंने बीच में कोई चुनाव नहीं लड़ा। फिर मुझे लगा कि यार राजकुमार, कुछ नहीं, एक समाज की अगर सेवा करनी है तो हमारी पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है, तो क्यों ना पार्टी के साथ लग के किसी चुनाव के माध्यम से समाज की सेवा की जाए। जी। तो जैसे कि आपने थोड़े समय पहले कार्यालय का भी उद्घाटन कराया है जी। तो अभी क्षेत्र की मतलब कुछ ऐसी समस्याएं जो लोग आपके पास लेके आ रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग आते हैं वो सब लोगों का समस्याएं सुनी जाती हैं और निरंतर उन समस्याओं पर काम भी किया जा रहा है और उनका समाधान हो भी रहा है। जी। अभी एक झगड़ा था, बहुत बड़ा झगड़ा था, एक लेडी फांसी लगा के मर गई थी, उनका भी अभी मैंने 4 दिन पहले यहीं बैठ के फैसला कराया जी। और आपके आशीर्वाद से सफल हुआ है। उसमें जो जो कमिटमेंट हुई थी वो सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट रूप से अब तक चल रही हैं और कोर्ट में है मामला, इसके चलते थोड़ा सा समय लगेगा उसमें। बाकी जो जो शर्तें यहाँ निर्धारित हुई हैं उन पे सब पे दोनों पार्टी अमल करके उस कार्य को कर रही हैं। तो जैसे कि होता है ना कि एक क्षेत्र से बहुत सारे लोग निकल के आते हैं, आपके क्षेत्र से भी ऐसा हुआ होगा? वो तो स्वाभाविक है, उसमें तो पूछने वाली बात ही नहीं है कि भाई इतना बड़ा ये तो नहीं कह सकता मैं कि मेरे सामने कोई चुनाव ही नहीं लड़ेगा। बिल्कुल भाई देखिए, हर पार्टी का अपना प्रत्याशी आएगा निकल के जी। तो उसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। वो तो हम हर संभव हर तरीके से अपने आप को मजबूत कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अगर आदेश मिलता है और तो हर संभव चुनाव, हर तरीके की मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। तो जैसे कि चुनाव आ रहा है तो हर क्षेत्र से ऐसे होता है कि लोग निकल के आते हैं चुनाव के लिए, तो आपके क्षेत्र में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको आप अपना भी कॉम्पिटिटर मान रहे हैं? देखिए, मैं अपने क्षेत्र से किसी को कॉम्पिटिटर इसलिए नहीं मानता कि मैंने जो विकास कार्य किए हैं और जो मैं जनता के बीच जाकर के जो जनता की समस्याओं को सुन रहा हूं, जो जनता की समस्याओं का समाधान करा रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि जनता किसी और पे भरोसा करेगी। उसके लिए जनता का मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है, जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। खुद लोग आ के मुझे घर से ले जा के कह रहे हैं कि भाई आओ हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, और जो भी समस्या छोटी मोटी आती है मैं उसे उस ढंग से कर रहा हूं जिससे कि मुझे जनता का अटूट प्यार मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे सामने कोई कंपटीटर टिक पाएगा। जी। तो जैसा कि होता है कि लोगों का कहना है कि चुनाव के समय ही लोग दिखते हैं कि आ रहे हैं वोट मांगने की, हमें वोट देना, हम ये विकास कार्य कराएंगे, और बाद में क्या रहता है कि जीतने के बाद नेता दिखते ही नहीं है क्षेत्र में। तो आप उस लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि प्रधान कार्यकाल में जो समस्याएं मैंने थाने तक नहीं जाने दी, 5 साल अगर कोई प्रतिनिधि समस्याओं को गांव के गांव निपटा सकता है तो वो हर चीज को संभव करने की स्थिति रखता है। तो क्षेत्र जैसे मुझे जिम्मेदारी मिलेगी क्षेत्र की, तो जैसे मैंने अपने गांव की सेवा करी ऐसे मैं वार्ड नंबर 23 की सेवा करूंगा। उसमें तो कोई दिखने ना दिखने वाली तो बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि क्षेत्र को चाहिए कि कोई भी अगर समस्या है तो उसमें जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, वो काम मैं हर संभव करूंगा। जी। तो जैसे कि हम बात करें ग्रामीण रोजगार की, बहुत सारे ऐसा होता है कि गांव में रोजगार की वजह से उन्हें शहर भागना पड़ता है, रोजगार गांव में नहीं मिल पाता। तो आप कैसे, मतलब जो सरकारी योजना है रोजगार को लेकर, कैसे अपनी जनता तक पहुंचाएंगे उनको? देखिए, हमारे पार्टी ने एक मनरेगा योजना चला रखी है, ठीक है। मनरेगा से जो काम करके उनको, जो मेरे प्रधान कार्यकाल में जितने भी मनरेगा कार्यकर्ताओं ने काम किया था, सबको पेमेंट टाइम पे हुआ था। हर व्यक्ति को, किसी भी विशेष वर्ग के नहीं, हर समाज के व्यक्ति को उसमें मैंने काम दिलाया था और एकदम
ऐसे समझ लीजिए कि बिल्कुल पारदर्शिता से जिसने काम किया है उसे ही पेमेंट आई थी और टाइमली पेमेंट हुई थी। अब तो सरकार की तरफ से उसकी अवधि भी बढ़ा के 100 दिन से 125 दिन 125 दिन कर दी गई है। तो वो मनरेगा का जो काम है उसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेगा जी। और जैसे मान लीजिए अभी मैं क्रिकेट ग्राउंड बना रहा हूँ तो उसमें भी 2-3 लोग मैंने गांव के ही अपॉइंट किए हैं जिन्हें रोजगार मिलेगा जी। तो और छोटे छोटे जो विकास कार्य हैं उनमें मेरी सोच यही है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे क्षेत्र के लोगों को यहाँ रोजगार मिल सके। जी। तो हम बात करें शिक्षा की, शिक्षा को लेकर आपका क्या सोच है, मतलब क्या आपके क्षेत्र में ऐसी चीजें करना चाहेंगे जो शिक्षा में आगे बढ़ोतरी हो? नहीं, देखिए शिक्षा तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जी। अगर हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तो हमारे देश को जो 2047 में माननीय मोदी जी का सपना है तो उसे पूरा करने के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर 2047 में हमें माननीय मोदी जी का सपना पूरा करना है तो उसके लिए शिक्षा पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को, और वो हम लोग कर रहे हैं तत्परता। मैं गांव में 1-2 प्राइवेट स्कूल भी हैं उनमें भी जाता हूँ, सरकारी स्कूल है वहां भी जाता हूँ, तो वहां सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही रहती है कि बच्चों को शिक्षा पूर्ण रूप से मिलनी चाहिए जी। जो बच्चे शिक्षा के जिनके गार्जियंस उनकी फीस जमा करने की स्थिति में नहीं है, मेरे एक स्कूल है हमारे यहीं, उसमें मैंने कुछ बच्चों को, वहाँ के टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं जो राजेश चौधरी जी, उनको मैंने बोला है कि सर मैं जो आप बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं जो नहीं दे पाते हैं फीस, तो उन्हें आप पढ़ाइए, उसमें आपको कुछ सहयोग आपको करना पड़ेगा, कुछ मैं आपका सहयोग करूंगा, तो आपका भी खर्चा निकल जाएगा और इन बच्चों को शिक्षा भी क्योंकि फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से किसी की शिक्षा नहीं, हाँ शिक्षा नहीं हो पाती, तो उन बच्चों के लिए मैंने उन प्रिंसिपल साहब से बात करके मैंने उन्हें थोड़ा सा टाई अप किया है कि सर ऐसा है, हमारे और आपके सहयोग से गांव के कुछ बच्चे भी अगर पढ़ के शिक्षित हो जाएंगे तो उसका लाभ आगे चल के हम और आपको ही मिलने वाला है। बिल्कुल। तो जैसे कि हम बात करें स्वास्थ्य की, आजकल क्या होता है कि गांव में नई सुविधाएं होती है जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी परेशानी होती है, शहर भागना पड़ता है, और बहुत बार ऐसा हो जाता है इस वजह से किसी की जान भी चली जाती है कि गाँव में नहीं है सुविधाएं। तो उस चीज को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए स्वास्थ्य को लेके बहुत चिंतित हैं हम लोग, क्योंकि देखिए बहरहाल हमारी जो सरकार ने जो काम किया है उससे बहुत ज़्यादा सुधार है। एम्बुलेंस वगैरह हैं हमारी सरकार ने इतनी दे रखी हैं कि अब कोई भी अगर कॉल करता है एम्बुलेंस को तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट में हमारी एम्बुलेंस आजकल देहात में भी पहुंचती है जी। तो उसके लिए सरकार हमारी निरंतर प्रयास कर रही है, काम कर रही है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार स्वास्थ्य को लेकर बड़ी चिंतित है और अच्छा काम कर रही है। और आप इसको देख भी रहे हैं कि जगह जगह सरकारी अस्पताल बनाए जा रहे हैं, डॉक्टरों को शिक्षा पे जो ध्यान दिया जा रहा है उसका असर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। उन्हीं जो छोटे बच्चे पढ़ के कोई डॉक्टर बनेगा, कोई MBBS करके अपना छोटा क्लिनिक बनाएगा, तो वो सब स्वास्थ्य के लिए चीजें हो रही हैं। हमारी सरकार पूर्ण रूप से स्वास्थ्य पर काम कर रही है और बढ़िया काम कर रही है जी। तो एक आखिरी सवाल अगर मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा कोई मैसेज जो आप अपने क्षेत्र के मतलब जनता को देना चाहें हमारे माध्यम से, तो ऐसा कौन सा संदेश रहेगा जो आप देना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं गार्जियंसों से अपील करूंगा कि अपने बच्चों को शिक्षा पे विशेष ध्यान दें। सबसे पहला उद्देश्य मेरा यही है कि छोटे बच्चे हैं उन्हें अच्छे संस्कार दें, पढ़ने के लिए उन्हें जबरदस्ती भेजें अगर नहीं जाना चाहते हैं। छोटे बच्चे क्या, हम जब छोटे थे हम खुद स्कूल जाने का मन नहीं करता था हमारा, लेकिन मैं अब उन गार्जियंसों से कहूंगा कि बच्चों को जबरदस्ती स्कूल भेजें और उनके खाने पीने का विशेष ध्यान दें। माताओं का अक्सर कहूंगा कि सुबह बच्चे को लंच पैक करके दें जिससे कि बच्चे को स्कूल में दिक्कत ना हो। बच्चों को सुबह नहलाएं धुलाएं, अपना टाइम से तैयार करें और स्कूल भेजें, और उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। और बच्चे अगर आपके शिक्षित होंगे तो आपको कुछ कमाने की जरूरत है नहीं जी। तो मैं जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि भाई अपने बच्चों पर ध्यान दें, अपने बुजुर्गों पर भी ध्यान दें। जो अब अपने बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें, उनकी सेवा करने का भी बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारे साथ जुड़े और अपने क्षेत्र की जनता को आपने इतने अच्छे संदेश दिए और आपने बताया कि क्या क्या विकास कार्य हैं जो आगे होने वाले हैं। उसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू।